Hello friends, in today's lecture we are going to discuss about electrochemical cell. What is the major difference between electrochemical and electrolytic cell? What is galvanic cell? इस तरीके से हम सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में डिटेल में कि किस तरीके से सेल वर्किंग करता है अपना उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सेल होता है वो दो तरीके का होता है। एक सेल जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों ही अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आप केमिकल्स का यूज करेंगे, केमिकल्स का यूज करके आप क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको वो जो सेल होगा वो तो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो सेल क्या होता है जो यूज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किस में कन्वर्ट करता है उसको, केमिकल एनर्जी में। इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और किस सेंस में, एनर्जी के कन्वर्ट होने वाले में, ठीक है। जैसे कि एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपोजिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्टिंग द एनर्जी, ओके। जो सेकंड जो है पॉइंट जो है वो क्या होता है हमारा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो बेस्ड होता है रेडॉक्स रिएक्शन पर, ठीक है। जो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। ये प्रीवियस क्लास में हमने दिखाना था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जो अपने आप ही प्रोसीड करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियसली तभी तो हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बाहर से, और वो एनर्जी सप्लाई उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड करती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये कंफर्म है कि एनोड के ऊपर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एनोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। और जो कैथोड हो, जो इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। और वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। तो बेसिकली जो एनोड होता है उसी पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि चाहे कोई भी सेल हो, कैथोड हो या एनोड हो, उसमें मतलब कैथोड के अंदर तो क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वट एवर द सेल इज। बट आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव। उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड नेगेटिव, ओके। दिस इज द मेजर डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो कंफ्यूजन है ये किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसको एक वर्ड से हम याद कर सकते हैं। हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ही ये वर्ड है, ओके। और वो वर्ड क्या है, लोन। अब इस वर्ड से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए, जैसे कि एल लेटर है, ओ है, ए है एंड एन है, इन सब का एक मीनिंग है। जैसे कि L4, इसको हटा देते हैं। ये जो L है ये होता है हमारा लॉस, ठीक है। लॉस किसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या था हमारा O। O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपको पता ही होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोसेस है उसको हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही बोलते हैं। उसके बाद था हमारा वर्ड ए, लेटर ए था। ए का मतलब होता है एनोड पर, ओके। ए का मतलब क्या होता है, एनोड पर। और लास्ट में क्या था, एन। एन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, इस वर्ड से, लोन वर्ड से। L for loss of electron, O stands for oxidation, A stands for anode and N stands for negatively charged electrode। अब बात रही दूसरे की, तो उल्का उसका जस्ट अपोजिट कर लेंगे हम एनोड का, तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा, जैसे कि कैथोड आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बार याद हो जाता है तो सारे के सारे, यानी कि ये कंसेप्ट भी और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक के कंसेप्ट भी क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। आज अब अभी हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने इसको थोड़ा बहुत जाना था, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में।
तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक ब्रांच है बहुत बड़ी, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ब्रांच है। अब इसके अंदर ही गैल्वेनिक सेल आता है, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल भी बहुत सारे होते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर क्या आता है गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये आपको एक बार ध्यान में रखना है। अब चलते हैं गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो इस डिवाइस में होता क्या है, ये जो सेल है ऑब्वियसली एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में। इट मींस वी कैन से दैट द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस डिवाइस के अंदर जो गिब्स एनर्जी होती है, कौन सी गिब्स एनर्जी, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से जनरेट होती है, उसको हम यूज करते हैं। ओके, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर। यानी कि जो डिवाइस होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वर्क में, और उस वर्क को हम यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं, या तो हम मोटर चलाने के लिए काम में ले लेते हैं, इट मींस रनिंग ए मोटर, और यू कैन से अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं उनमें उस इलेक्ट्रिकल वर्क को हम यूज लेते हैं। जैसे कि उस इलेक्ट्रिकल वर्क को हमने यूज में ले लिया हीटर को ऑन करने में या फिर फैन को ऑन करने में। इट मींस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जितने भी होते हैं उनको यूज करने में, ठीक है। ओके, सो अवर नेक्स्ट इज कि जैसे कि हमने अभी बात की कि बहुत सारे गैल्वेनिक सेल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या आता है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है गैल्वेनिक सेल में हम मेटालिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं। अगर हम मेटालिक स्ट्रिप्स चेंज करते रहेंगे तो वो सेल भी क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। तो बहुत मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि बहुत लार्ज नंबर के अंदर आप गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन द पैटर्न ऑफ डैनियल सेल। क्योंकि डैनियल सेल में हमने देखा था कि एक बीकर यहाँ, एक बीकर, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पे हम मेटालिक स्ट्रिप लेते हैं। अब मेटालिक स्ट्रिप को चेंज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग पैटर्न बनते चलेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, यहाँ पे हाफ सेल की रिएक्शंस होती रहेंगी। अभी देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, उस डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमें दो बीकर दिखाई दे रहे हैं, बीकर 1 बीकर 2। और इन बीकर में क्या है, साल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक, जिस मान लेते हैं यहाँ पे जो साल्ट सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट ZnSO4। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो है उसमें जिंक कौन सी फॉर्म में रहेगा, जिंक 2+ में। ओके, जो ये सॉल्यूशन है कॉपर का, ये हम मान लेते हैं CuSO4 का। ओके, तो इस सॉल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, Cu2+ में। क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो सोल्ट होता है वो कोरस्पॉन्डिंग आयंस और कैटाइंस में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो ZnSO4 है वो किस फॉर्म में रहेगा, जिंक 2+ प्लस SO4 2-। और इसके अंदर जो कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या, कॉपर किस फॉर्म में रहेगा, कॉपर आयन यानी कि Cu2+ एंड SO4 2-। SO4 2-, इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, दो बीकर हैं, और इस बीकर में मेटालिक स्ट्रिप हमने डिप कर रखी है। ये देखिए, ये एक मेटालिक स्ट्रिप है। अब ये मेटालिक स्ट्रिप किसकी बनी हुई है, जिंक मेटल की बनी हुई है, ठीक है। अब इस मेटालिक स्ट्रिप को मेटालिक स्ट्रिप ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। और ये क्या हो गया हमारा, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड को हम एक एक्सटर्नल वायर से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि इस बीकर और इस बीकर का भी कनेक्शन नहीं हुआ है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनली, इसको बोलते हैं इंटरनली कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज। ओके, सोल्ट ब्रिज जैसे इसमें करंट कनेक्ट करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे इस एक्सटर्नल वायर के बीच में अगर आप एमीटर या बल्ब लगाएंगे तो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे इंसर्ट करोगे इसको, सोल्ट ब्रिज को, इसमें और इसमें दोनों बीकर में, बीकर 1 और बीकर 2 में, उसी तरह से ये बल्ब अगर लगाए तो ये ग्लो करना शुरू कर देगा। अब हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बीकर 1 की। तो बीकर 1 में अभी हमने देखा, बीकर 1 में हमारे पास क्या है, बीकर 1 में हमारे पास है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और एक मेटालिक स्ट्रिप जो डिप की हुई है उस सॉल्यूशन के अंदर ही। और वो मेटालिक स्ट्रिप किसकी बनी हुई थी, हमारी मेटालिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ जिंक मेटल। ओके, जो बीकर 2 है उस बीकर 2 के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, जो साल्ट सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। और उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या भर रखा है,
सॉरी डिप कर रखा है, मेटालिक स्ट्रिप इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है, और वो जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है, कॉपर मेटल का बना हुआ है। ओके, अब जो थर्ड है जो है एक्सटर्नल वायर। एक्सटर्नल वायर किस लिए यूज करते हैं हम, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल वायर, या यू कैन से कनेक्टिंग वायर्स, सिंपली कनेक्टिंग वायर्स। एंड फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट वन इज द सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज क्या होता है, ए डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। आप देखिए मेटालिक जो स्ट्रिप है, जो इलेक्ट्रोड है, जैसे कि एनोड में क्या है, जिंक डिप है। अभी हम बाद में बताएंगे कि एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं। तो जहाँ पे जिंक है वहां पे अपनी एक रिएक्शन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। और जो कैथोड है, जहाँ पे कैथोड इन द सॉरी कैथोड नहीं, कॉपर जो डिप है, कॉपर इलेक्ट्रोड जहां डिप है वहां पे अपनी एक रिएक्शन होगी। तो हाफ हाफ रिएक्शन हम बोल देते हैं, कंप्लीट रिएक्शन हम ओवरऑल स्टडी करते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए क्या कहेंगे, ये जो बीकर है हमारा, यहाँ पे अपनी रिएक्शन होगी, और जो ये बीकर है कॉपर का या कॉपर इलेक्ट्रोड डिप है वहां पे अपनी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शन जो है, हाफ सेल्स जो है, इनको कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज लेते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, हम सोल्ट ब्रिज कहते हैं। ओके, अब सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, सोल्ट ब्रिज इज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है इंटरनली, प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम रैपिड रनिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर हम साल्ट ब्रिज का यूज ना करें तो उससे क्या होगा, एक सिंपल वायर भी हम यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इफ नो साल्ट ब्रिज वर प्रेजेंट, अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, द सॉल्यूशन इन वन हाफ सेल वुड अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज। अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता है तो जैसे मान लीजिए ये हमारी ये बीकर है जहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड डिप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही वो सारा का सारा डिपोजिट होने लग जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज डिपोजिट होने लग जाएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे था कॉपर, वहां पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होने लग जाएगा। हाफ सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होने लग जाते हैं। एंड द सॉल्यूशन इन द अदर हाफ सेल वुड अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे क्या डेवलप हो जाए, पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब इकट्ठा हो जाता है वहां पे। ठीक है, एंड देन एज अ रिएक्शन प्रोसीड, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी ये अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि चार्ज तो एक जगह इकट्ठा हो गया, फ्लो नहीं हो रहा है, और जब फ्लो होता है चार्ज तभी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर हम साल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, वो उस बीकर के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है, वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो उसको फ्लो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब सोल्ट ब्रिज आपने देख ही लिया, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, इन्वर्टेड यूज, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, उसके अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस वो सॉल्यूशन में जो भी चीजें हुई हैं, रखी हुई हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट रखा हुआ है, तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ओके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज नॉट रिएक्ट विद अदर स्पीसीज। Usually, potassium chloride (KCl) or sodium chloride (NaCl) is used as a inert electrolyte in U-shaped, you can say, salt base. Next one is the electrolyte is so chosen that they are mainly delocalized into their ions. ये हम पहले डिस्कस कर लिए हैं अभी अभी, कि जो इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से चूज करते हैं कि मेनली क्या काम करते हैं, डीलोकलाइज, यानी कि डीलोकलाइज मीन्स अपने, लोकलाइज्ड होता है किसी एक ही जगह पे फिक्स हो गया, ये बैठ गया तो बैठ ही गया। और डीलोकलाइज क्या था, ये आयन को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेते हैं जो आयंस को क्या करे, डीलोकलाइज करे। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था हाफ सेल, जैसे कि हाफ सेल जहाँ जिंक इलेक्ट्रोड है और हाफ सेल जहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं हाफ सेल की, जहाँ पे हमारा क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहां पे क्या हो रहा होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है, सॉरी, जो एनोड होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, सॉरी, एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। जो जिंक जो कंटेनर वहां पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके,
जिंक जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो जो डिप है सॉल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सॉरी, मैं पहले इसको पॉजिटिव चार्ज बोल गया था, बट करेक्ट करें इसको कि ये जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है वहां पे सॉल्यूशन से जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करती है वहां पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दैट जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोड उसको हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे, ठीक है। और हमें ये पता है कि एनोड पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है जो हमारे पास क्या है, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में मेटालिक स्ट्रिप है वो क्या करेगा? जिंक 2+ बनाएगा पहले तो, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। जिंक 2+ बनाएगा तो कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते रहें तो धीरे 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 ये जो जिंक जो मेटालिक स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगी? टूटती टूटती कमजोर होती चली जाएगी, यानी खत्म होने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके, ये तो क्या हुई हमारी हाफ सेल, जिसमें जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? जिंक 2+, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारे पास पता है कि कैथोड का मतलब क्या हो गया? हमारा वहां पे रिडक्शन होना है, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए थे जिंक +2 बना के, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कॉपर अपने सॉल्यूशन के अंदर भेज देगा। तो कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन के अंदर है वो क्या करेंगे? उस 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेंगे या गेन करेंगे और क्या बनाएंगे? कॉपर मेटल बनाएंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन गए हैं और क्या बन रहा है? कॉपर मेटल बन रहा है। तो अब कॉपर मेटल कहाँ होगा? वो जो मेटालिक स्ट्रिप जो है कॉपर की, उसके परत चढ़ जाती है। इस कॉपर की क्या चढ़ जाएगी? परत चढ़ी जाएगी। एक्स्ट्रा कॉपर इसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा, या कह सकते हैं मेटल के ऊपर, ये जो कॉपर मेटल है इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉपर मेटल क्या होने लग जाएगा? डिपॉजिट होने लग जाएगा, एक परत सी चढ़ जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन देखें तो ये देखिए, जिंक से क्या बना हमारा? जिंक +2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और कॉपर 2 आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया? कॉपर मेटल बनाया। अब ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से और ये राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल कर देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या है हमारी? जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक +2+ कॉपर। ये ओवरऑल हमारी क्या हो जाएगी? सेल रिएक्शन हो जाएगी। अब जो कहानी है इसमें कि ये किस तरीके से नेगेटिव चार्ज और यू कैन से पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास पता है कि सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो था हमारा, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या था? ये मेटालिक स्ट्रिप, यानी कि एक इलेक्ट्रोड डिप था। मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसके अंदर क्या रहेगा? डिप रहेगा। कॉपर इलेक्ट्रोड भी क्या रहता है? डिप रहता है। तो ये जो मेटल है, सॉल्यूशन है, ये जहां पे टच कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंटरफेस बन जाता है जहां पे ये एक्स्ट्रा, ये बाहर का मेटल और ये अंदर का सॉल्यूशन इसको आपस में क्या करते हैं? टच कर रहे हैं। तो इस इंटरफेस पे क्या होता है? सॉरी, इस इंटरफेस पे क्या होता है? मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो मेटल आयन इस सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए जिंक +2 है, इस मेटल आयन की हम बात कर रहे हैं। ये क्या चाहेगा? कि ये चाहेगा कि इस मेटल के ऊपर मैं डिपॉजिट हो जाऊं, ठीक है। ये क्या चाहेगा ये आयन? कि इस वाले मेटल स्ट्रिप के ऊपर मैं डिपॉजिट हो जाऊं। और उसी समय ये जो मेटल जिसका बना है, जैसे जिंक का ये मेटल बना है, ये क्या चाहेगा? कि मैं टूट कर इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 की फॉर्म में चला जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और यू कैन सी दैट at each electrolyte interface there is a tendency of metal ion की बात करें फ्रॉम द सॉल्यूशन में से वो क्या चाहेगा? डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड। वो क्या चाहेगा? कि वो मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, उसको पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय क्या होता है? मेटल एटम जो होता है वो भी क्या चाहेगा? कि वो सॉल्यूशन के अंदर आयन की फॉर्म में चला जाए और क्या छोड़ जाए? पीछे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाए, ठीक है। और क्या कर दे? उसको नेगेटिवली चार्ज बना दे, ठीक है। सेम टाइम पे, एक टाइम पे तो क्या होगा? वो जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है, जैसे कि मान लीजिए जिंक +2 है, वो जिंक +2 क्या चाहेगा? मेटल के ऊपर चला जाए, डिपॉजिट हो जाए। और जो मेटल है वो क्या चाहेगा? मैं सॉल्यूशन के अंदर चला जाऊं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाऊं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाऊं और मैं सॉल्यूशन के अंदर चला जाऊं जिंक +2 की फॉर्म में। तो ये सेम टाइम पे चलता रहता है। तो एक इसकी टेंडेंसी हो गई मेटल आयन की डिपॉजिट होने की, और दूसरी टेंडेंसी क्या हो गई?
मेटल की आयन की फॉर्म में जाने की। अब इसी टेंडेंसीज के बीच में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है जिससे सेपरेशन ऑफ चार्ज क्रिएट होता है और डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज्यादा टेंडेंसी है, जिससे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हमारे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड जो है हमारे उनके बीच में क्या जनरेट हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल समझ रहे हैं आप, पोटेंशियल उसको कह रहे हैं कि वो जितना टेंडेंसी से वो जाना चाहता है मेटल से सॉल्यूशन में, और जितने टेंडेंसी से सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है वो जाना चाहता है, डिपॉजिट होना चाहता है मेटल के ऊपर, तो वो उसको हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब ये पोटेंशियल दोनों के दोनों बीकर के अंदर क्या रहेगा, बनता रहता है पोटेंशियल, और इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एनोड साइड भी रहेगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड साइड भी रहेगा। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कब कहेंगे, जब जितनी भी कंसंट्रेशन, जैसे कि जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन ये क्या होगी, यूनिटी मींस 1 m, इतनी अगर उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी तो उस केस में हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इज टू यूज फॉर यूजिंग 1 m कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग यू कैन से इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि जिंक सल्फेट का 1 m और कॉपर सल्फेट का भी 1 m। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। उस जैसे हमने डिस्कस किया था अभी अभी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, जो जहाँ पे जिंक डिपॉजिट है और जहाँ कॉपर डिपॉजिट है वहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें अगर हम, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है समथिंग यू कैन से P, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो हो रहा है Q। तो अब ये P माइनस Q जो आ रहा है, P माइनस Q, इस P माइनस Q को हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल। उस सेल का पोटेंशियल यानी कि वो सेल कितना इलेक्ट्रिसिटी या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, 1 वोल्ट कर रहा है, 2 वोल्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, सेल पोटेंशियल को हम रिटर्न करेंगे, डिनोट करेंगे ई सेल से। ओके, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और यू कैन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम लास्टली देखते हैं कि किसी भी सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी हमने ये तो देख लिया कि सेल पोटेंशियल किस तरीके से मेजर करते हैं। अब किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये और देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन, जिन जिन स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो स्पीसीज यहाँ मेंशन होंगी। ठीक है, और उनको सेपरेट करेंगे एक हल्की सी डैश लाइन से। उसके बाद क्या होगा, ये जो डबल आपको दिख रहे हैं वर्टिकल लाइंस, ये यूज करते हैं हम फॉर सॉल्ट ब्रिज। ये किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्ट, यानी कि ये जो डबल आपको दिख रहे हैं एरो, वो क्या किसको डिनोट कर रहे हैं, सोल्ट ब्रिज को डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद वो स्पीसीज हम लिखते हैं जिनका रिडक्शन हो रहा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल, मुझे जिंक और कॉपर जो सेल है, गैल्वेनिक सेल है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सबसे पहले उन स्पीसीज को लिखूंगा जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक से क्या बना है, जिंक +2। इसका मतलब क्या होगा, जिंक से क्या बना है, जिंक +2, और जिंक +2 के बीच में एक हल्का सा आप डैश लगाएंगे ताकि सेपरेट रहे, कि ऐसे ही पता चलता है कि जिंक से जिंक +2 बना है। और ये जो C है, ये उस जिंक +2 की कितनी कंसंट्रेशन हमने ली है ये उसको इंडिकेट करता है। ओके, उसके बाद हमने साल्ट ब्रिज लगाया, साल्ट ब्रिज के बाद कॉपर 2+, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, हो सकता है कंसंट्रेशन बराबर हो सकता है कंसंट्रेशन डिफरेंट भी हो। ठीक है, उसके लिए हमने C रिप्रेजेंट कर दिया है। और उसके बाद हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एरो लगाएंगे, और फिर से कॉपर, क्योंकि हमें पता है कॉपर 2+ से क्या बना है, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बन गया, मतलब रिडक्शन स्पीसीज हमने यहाँ पे लिखी है। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम और सिल्वर का हम अगर एग्जांपल लेते हैं सेल का, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ होगा, मैग्नीशियम से क्या बना होगा, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाए, मैग्नीशियम 2+, और जो भी कंसंट्रेशन होगी वो ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सोल्ट ब्रिज के बाद सिल्वर आयन जो भी कंसंट्रेशन होगी, सिल्वर आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया है, सिल्वर बनाया है, मेटल बनाया है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा कि मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे,
और यहाँ पे सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ पे है? एक्चुअली क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए थे वो दोनों के दोनों ही कंज्यूम होते हैं, बट यहाँ पे जो हम लिखते हैं यहाँ सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि सिल्वर है या फिर कौन सा मेटल आयन है जो रिड्यूस हो रहा है। हमें सिंपली जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पे एक सिल्वर नहीं है, यहाँ पे 2 सिल्वर हैं, तो 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बनाते हैं? सिल्वर मेटल बनाएंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।